टेक्निकल खराबी की वजह से मुझे बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा था। या यूं मान को चलो, इसको मैं सेकंड पार्ट में दे रहा हूं। मैंने अभी नगर निगम पे बात की थी। नगर निगम के बाद उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें राजनीतिक परिदृश्य, तो राजनीतिक परिदृश्य से सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, उत्तर प्रदेश में अगर हम विधानसभा देखें तो उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की संख्या होती है 404, जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं 403 प्लस 1। 403 प्लस 1 कैसी? 403 तो चयनित होती है तथा एक होती है एंग्लो इंडियन। एंग्लो का मतलब है इसे गवर्नर नियुक्त करता है, राज्यपाल, और 403 जनता द्वारा चुनी जाती है। इन 403 में 403 तो पूछ देता है, कभी कभी पूछ देता है 403 विधानसभा की सीटों में आरक्षित सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं। तो अगर हम यहां पे आरक्षण देखें, रिजर्वेशन देखें, तो रिजर्व सीटें हैं यहां पर 86 को भी डिवाइड किया गया है 84, ये है एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए, तथा +2 ये है एसटी के लिए, इसका मतलब है अनुसूचित जनजाति के लिए। अगर वो पूछते विधानसभा में आरक्षण क्या है, तो विधानसभा में आरक्षित सीटें 86, जिसमें 84 सीटें एससी के लिए तथा 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके बाद वो पूछ देता है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद। अगर विधानसभा निम्न सदन है तो विधान परिषद उच्च सदन है। इसका मतलब ये कभी विघटित नहीं होती है, और विधान परिषद के सीमित राज्य भी होते हैं, उसको हम आगे पढ़ाएंगे राज्यव्यवस्था में। विधान परिषद की सीटें हैं 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद या विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100। इसके बाद में वो पूछ देता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकसभा सीट, जिसे हम लोग सांसद कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल 31, जिनमें 17 आरक्षित हैं एससी के लिए और 0 एसटी के लिए। एसटी के लिए लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं है। हाँ, अनुसूचित जाति के लिए संख्या रिजर्व की गई है 17 और कुल सीटें 31। लोकसभा में सीटों की संख्या है 80। मैं अभी राज्यसभा बोल गया था। लोकसभा में कुल सदस्य संख्या 80, जिसमें 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और एसटी के लिए कोई सीट नहीं। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए भेजता है ये 31 सदस्य चुनकर। कितने? 31 सदस्य। यहां से अगर पूछ देगा वो, तो एक जो आने वाला क्वेश्चन ये है कि इन सभी चुनावों में मतदान संख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो जिला है आपका गाजियाबाद। मतदाताओं की संख्या से सबसे बड़ा गाजियाबाद, और अगर सबसे छोटा पूछ दे तो बागपत जिला। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में अथवा भारत में किन चुनावों में महिलाओं को आरक्षण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आया, महिला आरक्षण। अगर चुनाव में महिलाओं का आरक्षण देखें तो सिर्फ पंचायत चुनाव में, और वो भी कुल सीटों का 33%, 33% पंचायत में चुनाव में महिलाएं आरक्षित हैं। इसके बाद में पूछ देगा उत्तर प्रदेश का कृषि की दृष्टि अगर हम देख रहे हैं एजी में, कृषि में, तो कृषि में पूछ देता है कि तराई की मुख्य फसल क्या है। दोस्तों आज तो मैं आंसर देता हुआ चल रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट सेशन से मैं सिर्फ क्वेश्चन किया करूंगा, आंसर आपको नेक्स्ट सेशन में कमेंट्स के थ्रू देना है हमें। तराई का मुख्य फसल क्या है? तो तराई की मुख्य फसल होती है गन्ना अथवा धान। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहले धान टिक करेंगे, उसके बाद गन्ना। नवीन क्रॉप खादर को कहते हैं, पुरानी क्रॉप बागर को कहते हैं। सबसे गर्म महीना उत्तर प्रदेश में जून तथा सबसे ठंडा महीना जनवरी। एक क्वेश्चन और पूछ देता है वो, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20। कभी कभी पूछ देता है उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। कभी कभी पूछ देता है उत्तर प्रदेश में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है? 8। ये क्वेश्चन अच्छा है।
उत्तर प्रदेश में मृदा के क्षेत्र कितने हैं? 8। सर्वाधिक बोई जाने वाली उत्तर प्रदेश में फसल गेहूं, और नगदी फसल जो सबसे ज्यादा बोई जाती है वो है आपका गन्ना, और सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली अगर पूछा जाए सब्जी, आलू। इसके बाद में उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में बहुत अच्छा है, जिसमें आम पे क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछ जाता है दशहरी आम के उत्पादन में कौन सा क्षेत्र अच्छा है, क्षेत्र पूछ दे तो मलिहाबाद डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। इसके बाद में अगर वो यहाँ दशहरी आम है, और लंगड़ा आम वाराणसी, सफेदा और चौसा सहारनपुर का, स्टॉल आम मेरठ बागपत का, तथा भारत में अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश द्वारा बेचे जाने वाले आम की वैरायटी को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बेचते हैं नवाब ब्रांड के नाम से। किस नाम से? नवाब ब्रांड। कभी कभी पूछ देगा वो कि उत्तर प्रदेश में कुल आम की फसल कितनी है, आम की वैरायटीज कितनी है, जातियां कितनी है, प्रजातियां कितनी है? तो आम की कुल प्रजातियां 101, जिनमें सबसे लास्ट में आम की प्रजाति बनाई गई वो है योगी, 101वीं प्रजाति। इसके बाद में कभी कभी पूछ देगा वो कि उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है? आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़। कभी कभी पूछ देता है पान सबसे ज्यादा उत्पादित कहां होता है? तो बांदा के बरईमानपुर में तथा ललितपुर के पाली में। ये दोनों क्षेत्र आपके पान के उत्पादन के लिए बहुत अच्छे हैं। आलू उत्पादन में हाथरस तथा कन्नौज। और अगर वो पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू का निर्यातक जोन, तो वो रहता है आगरा। इसके बाद में कभी कभी इसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कर देते हैं हम लोग खनिज। हमने जैसे अगला तीसरे नंबर दिया हुआ है आपका खनिज का। खनिज में पूछ देता है कि कौन सा खनिज किस राज्य किस जिले में ज्यादा उत्पादित होता है। जैसे कभी कभी पूछ देगा वो कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो आंसर आएगा आपका 1974 में, 1974। और खनिज की दृष्टि से कुल भारत का कितने प्रतिशत खनिज उत्तर प्रदेश में खोदा जाता है या उत्पादित किया जाता है? तो वो होता है 2%। कुल भारत का 2% खनिज मात्र यूपी से। अब अगर अगला पूछ दे कि बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होता है, तो वो है राजगवा, बांदा तथा चंदौली में। यूरेनियम ललितपुर, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। इसके बाद में जिप्सम झांसी, अन्य और भी क्वेश्चन आएंगे गणित से। इसके बाद थोड़ा सा देखें, अगला टॉपिक रहेगा हमारा वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण में वो पहला यही पूछ दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 1, और उसे हम लोग जानते हैं दुधवा, और यह है खीरी में, लखीमपुर खीरी। इसके बाद पूछ देगा कुल वन्यजीव विहार कितने हैं? अब मैं नेशनल पार्क में वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ, ये है आपके वारा, जिसमें सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी। इसके बाद पूछेगा पक्षी विहार कितने हैं? तो वो है 13, जिनमें पहला पक्षी विहार स्थापित किया गया था चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज, जिसे हम लोग नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। सबसे बड़ा है हमारा लाख बहोसी तथा सबसे छोटा पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार। इसके बाद उत्तर प्रदेश को नेक्स्ट सेशन में जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश को 5वें भाग में हमने बांटा है। 5वां अगर हम देख लें तो जननांक। नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या क्या है, उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत महिला प्रतिशत क्या है, महिला दर क्या है, पुरुष दर क्या है, वहां की शिक्षा कैसी है, ये हम जननांकी की दृष्टि से पढ़ाने जा रहे हैं। 6वें में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कला, आर्ट, कला एवं संस्कृति। इसमें मैं आपको क्लासिकल, इसको हम लोग कह सकते हैं साहित्य, जैसे आपका है वादन सांस्कृतिक शास्त्रीय, वादन तथा गायन दोनों। शास्त्रीय गायन क्या है, शास्त्रीय वादन क्या है, और उसके बाद में फोक, जैसे हम लोग कहते हैं लोक, लोक गायन भी और वादन भी। और घराने पूछेंगे इसी में। इसके बाद में कहाँ क्या पहनावा रहता है, कहाँ क्या होता है, ये कला में। इसके बाद में मैं शिक्षा साहित्य 7वां पार्ट में उत्तर प्रदेश को बांटूंगा साहित्य शिक्षा, शिक्षा के बारे में, कितनी यूनिवर्सिटी है, कहां कौन यूनिवर्सिटी है और क्या दर है हमारी, क्या स्थान है। इसके बाद में 8वां में आप लोगों को पढ़ाऊंगा
8वां पार्ट में बना रहा हूं उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं। हाल ही में हम महामारी से गुजर रहे हैं, कोरोना से, तो हर राज्य प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी कुछ योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं को या उत्तर प्रदेश की 6 महीना पहले से चल रही या उत्तर प्रदेश की टोटल 2019 और 20 में चलाई गई कुछ अट्रैक्टिव योजनाएं, मैं इनके बारे में इस प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश को खत्म करूंगा। कहने का तात्पर्य मेरा है आज मैं उत्तर प्रदेश के बाहर से चला हूं, अब मैं धीरे धीरे से उत्तर प्रदेश के अंदर की बात भी करूंगा। ऐसे उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की 2 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट, गंगा और यमुना। गंगा आपकी प्रवेश करती है सहारनपुर से और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटती हुई विभाजक रेखा भी है, और ये आती हुई इटावा से 5 नदियों को अपने एक साथ लेती है तथा इलाहाबाद में जाकर ये गंगा में मिल जाती है, वहां संगम बनता है। इसके तुरंत नीचे बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में भी सबसे बड़ी नदी, भारत की भी सबसे बड़ी नदी, और ये बलिया से होती हुई बाहर चली जाती है। गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से तथा यमुना उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। नदी तंत्र अब कहां कौन सा बांध बनाइए नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे आप लोगों के। इसके बाद में कभी कभी देखा होगा इन डिस्ट्रिक्ट्स पे वो पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, 1, उत्तराखंड से 7, पीछे भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो थोड़ा सा सोनभद्र को देखेंगे। सोनभद्र का नाम सोन नदी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि ये सोन नदी सोनभद्र को 2 भागों में बांटती हुई ये गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली नदी सोन नदी। सोन नदी का नाम सोन इसलिए भी कहते हैं, जैसे यमुना के जल में चांदी के कण पाए जाते हैं, ऐसे ही सोन नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है सोन नदी, और ये जिस जिले से निकलती है उस जिले का नाम रख दिया गया सोनभद्र। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को इससे आगे जो हमने यूनिट बनाई है वो पढ़ाएंगे। इसके बाद में आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ही हम आप लोगों को ऑनलाइन कमेंट दे सकते हैं, कमेंट आपके देख सकते हैं। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि जो भी हमने टॉपिक बनाई हमारे टॉपिक है। अगर आप लोग कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी का होमवर्क है, आप लोग अपने अपने टॉपिक बनाइए और हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिएगा कि सर कौन सा टॉपिक कब पढ़ा है। उनको मैं एक सीक्वेंस से लगा के उन टॉपिक को मैं सीरियल से आप लोगों के बीच पढ़ाता रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।